हाँ भाई जरीलो, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का। अभी आ चुके हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट पड़ाव पर, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसी को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम सिलेक्शन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। दो मेथड से हमने बात कर ली थी। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज करके, और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और दूसरा हमने यूज किया था लैक जेड जीन। दोनों की मदद से हमने सिलेक्शन कर लिया था। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। मतलब अभी हमें क्या करना है, जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है। मतलब जो हमने क्या किया अभी, सिलेक्शन कर लिया ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हमारे पास सेल आ चुकी है। अब उसको हमें ग्रो करवाना है। उसको ग्रोथ करवा के उससे प्रोडक्ट सेपरेट करना है। तो इसके लिए स्टेप है अपना ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कि जीन तो उसमें जा चुका है, सेल भी पहचान चुके हैं, अब जीन प्रोडक्ट को ऑप्टेन करना है। तो ऑप्टेन करने के लिए उस सेल को हम ग्रो करवाएंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे ताकि उसके अंदर आरएनए प्रोटीन, जो हम प्रोटीन बनवा रहे हो, वो बनता रहे। चलिएगा। तो हमने मान लो इकोलाई के अंदर जीन भेजा था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई है। हाँ, एक क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसी से पहले। हमने अभी तक जो बात करी थी उस समय मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि हम ई कोलाई या जो भी बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई नेचुरल प्लाज्मिड या किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। अगर पहले से ही बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा तो हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। मान लो अगर पहले से कोई एम्पिसिलिन अपन यूज कर रहे थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अगर पहले से उसके पास मौजूद होगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में ही हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है? तो यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो भी हम यूज करते हैं उनके अंदर पहले से किसी तरीके का एंटीबायोटिक जीन नहीं होता। चलिएगा। अब जो टी आर सेल आ गई उससे प्रोडक्ट बनाना है। इस सेल को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई। मतलब बैक्टीरिया के अंदर भेजा है तो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है इकोलाई। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, ये हमारा डीएनए इसके अंदर आ चुका है। ये डिजायर्ड जीन है, मान लेते हैं ह्यूमन का जीन है। आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से। कोई भी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन a heterologous host called recombinant protein। अगर किसी कोई भी ऐसा जीन है प्रोटीन को कोड करने वाला, अगर वो हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, तो बेटा उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। देखो, होस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। होस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बेटा होमोलोगस होस्ट। होमोलोगस होस्ट। दूसरा हो सकता है हेट्रोलोगस होस्ट। होमोलोगस और हेट्रोलोगस। बोले तो अगर होमोलोगस होस्ट की बात करें, मान लेते हैं जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? होमोलोगस होस्ट। जैसे अगर ह्यूमन का जीन हम ह्यूमन में ही ट्रांसफर करें, ह्यूमन के अंदर ही, तो ये जो ह्यूमन है ये होगा होमोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अगर हम ह्यूमन का जीन, हमारा कोई जीन बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई में भेज रहे हैं, अगर हम एक स्पीसीज का जीन दूसरी स्पीसीज में भेजते हैं, तो जिसके अंदर भेज रहे हैं ये बेटा हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट। बात आपको समझ में आ गई होगी कि होमोलोगस होस्ट क्या है और हेट्रोलोगस होस्ट क्या है। तो जब कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस करता है तो इस प्रोटीन को हम क्या नाम दे देते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगी। अब इसको लार्ज स्केल पे ग्रोथ नहीं करवा करके बेटे, पहले हम करवाएंगे स्मॉल स्केल लेवल पर। क्योंकि हमने एक कंपनी खोली थी, अगर उसका प्रोडक्शन हम अच्छा चाहते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा बना रहे, तो अभी हम उसको लार्ज स्केल पे ग्रो नहीं करवाएंगे। उसे हम ग्रो करवाएंगे पहले स्मॉल स्केल लेवल पर। स्मॉल स्केल लेवल पे क्यों ग्रो करवा रहे हैं? ताकि हम ये पता कर सके, मान लो पहले तो लार्ज स्केल पे करवाएंगे तो हजारों लीटर के बड़े बड़े कंटेनर में ग्रो करवाएंगे।
हमें पता ही नहीं उसको कल्चर मीडियम अच्छा कौन-सा चाहिए। अच्छी ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या पीएच चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो अगर हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो बड़ा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सारा पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, पूरी मेहनत पे बैक्टीरिया फिर जाएँगे, पानी तो नहीं, बैक्टीरिया फिर जाएँगे बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल स्केल लेवल पर लैब के अंदर ये काम करेंगे। अलग-अलग छोटी-छोटी हमने मान लो जैसे पीक्यूआरएस टेस्ट ट्यूब ले ली। इनके अंदर सूटेबल कल्चर मीडियम डाला, अलग-अलग कल्चर मीडियम यूज़ किया और हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारी जो सेल्स है, इनमें से कौन से कल्चर मीडियम की प्रेज़ेंस में वो ऑप्टिमम ग्रोथ करता है। कल्चर मीडियम का पता कर सकते हैं। किस टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है, किस पीएच पे वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है, इन सब को जानने के लिए हम पहले लैबोरेटरी कंडीशन में इनको ग्रो करेंगे। साथ में ही हम ये टेक्निक भी डेवलप करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें पहले हम छोटे स्केल पे करेंगे। पहले तो लार्ज स्केल पे नहीं जाएँगे डायरेक्ट क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगेगी, इतना सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर सक्सेस नहीं हुए। मान लो हमने बैक्टीरिया को हज़ारों लीटर के कंटेनर में ग्रोथ करवा ली, अब हमें ये नहीं पता कि हम प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करेंगे? तो अगर प्रोडक्ट को सेपरेट करने का ही हमें नहीं पता, तो पूरी मेहनत खराब होगी ना, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, लैब के अंदर छोटे स्केल पे काम करेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब लेवल पे इनको ग्रो करवाएँगे। सूटेबल बेस्ट कल्चर मीडियम यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपने अलग-अलग टेस्ट ट्यूब ली थी, तो को कल्चर मीडियम अलग-अलग है। मान लेते हैं ये पी सबसे बेस्ट है कल्चर मीडियम हमारे लिए, तो इसको यूज़ कर लेंगे। टेम्परेचर कितना चाहिए इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, पीएच कितनी होनी चाहिए, उन सबको अच्छे तरीके से हम नोट कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। फिर हम जो ग्रोथ हुई है चेक करेंगे प्रोटीन बना है कि नहीं बना। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जो हमने सेलेक्ट की है जो सेल है वो ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है। तो ये भी चेक करेंगे कि वो हमारी सेल ने वहाँ पर प्रोटीन बनाया है कि नहीं बनाया। अगर मान लो सिलेक्शन तो कर लिया बट प्रोटीन बना ही नहीं, प्रोटीन नहीं बना तो वापिस वही पूरा कंटेनर में ग्रोथ करवा के सारा पैसा बर्बाद कर देंगे हम। तो चेक करेंगे प्रोटीन बना है कि नहीं बना। प्रोटीन बन गया, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कैसे करेंगे और प्यूरिफाई कैसे करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी हम स्मॉल स्केल पे देखेंगे। स्मॉल स्केल लेवल पे करने के बाद बेटे हम जाएँगे लार्ज स्केल पे और लार्ज स्केल पे जो हम उनकी ग्रोथ करवाते हैं बेटा, तो वो जो ग्रोथ करवाते हैं, हम करवाते हैं कल्चर बोले तो लार्ज साइज़ के टैंक। तो लार्ज साइज़ के जो टैंक हम यूज़ करते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं बायोरिएक्टर या इन्हें हम कहते हैं फर्मेंटर, जो फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं या ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, उन्हें बायोरिएक्टर और फर्मेंटर कहते हैं। ये 100 टू 1000 लीटर कैपेसिटी के होते हैं और इनके अंदर सारी सुविधाएँ होती हैं। बोले तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ऑप्टिमम पीएच, कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए हर एक चीज़ इनके अंदर मौजूद होती है। इन्हें हम कहते हैं बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। जो बायोरिएक्टर होते हैं बेटा, हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। उसमें एक तो है सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा हम यूज़ करते हैं स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। 2 तरीके के बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा यूज़ करते हैं स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। चाहे बेटा कोई सा ही हो, ये जो है स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने हुए कंटेनर होते हैं। इम्पोर्टेंट, इनका जो बेस होता है, वो कर्व्ड बेस होता है और कर्व्ड बेस से क्या होगा, मिक्सिंग अच्छे से होगी। फैसिलिटेट मिक्सिंग। अगर इनका कर्व्ड बेस होगा, तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। ये एनसीईआरटी जो है, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर के अंदर कर्व्ड बेस बनाती नहीं है। और ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो कोई सा टैंक को बेटा, दोनों का जो बेस होता है वो कर्व्ड बेस होता है, जिससे कि प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉपिक वैसे इन जनरल आप पढ़ते हो तब हवा में उड़ा दिया जाता है लास्ट के अंदर आते-आते, कि ये तो तुम खुद कर लेना। खुद कुछ नहीं है बेटा, समझना पड़ेगा। और जितना अच्छे तरीके से हम समझेंगे, चाहे टॉपिक ईज़ी हो, टफ हो, कैसा भी हो, हमारे लिए तो पहली बार ही होगा, हमें तो उसको समझना ही पड़ेगा। बेटा जैसे 2 टैंक बनाए अपन कंपैरिज़न करें,
कि बेटा एक तो ये टैंक है, टैंक थोड़ा सस्ता बन गया। एक तो बेटा ये टैंक अगर मान लेते हैं कर्व्ड बेस नहीं हो, दूसरा मान लेते हैं आप समझ जाइएगा बेटा, थोड़ा स्ट्रगल है डायग्राम बनाने के अंदर। ये इस तरीके से बताइएगा, इन दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका बॉटम जो हो गया बिल्कुल फ्लैट हो गया, लेकिन यहाँ देखो इनका जो बेस है ये कर्व्ड है। तो बेटा कर्व्ड बेस होगा तो यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी। ये चीज आप एग्जांपल ले सकते हो, घर के अंदर गांव के अंदर आप लोगों ने ऐसी तरीके की ऐसे डोली देखी होगी, यूनो डोली, बर्तन देखा होगा। अगर इसके अंदर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे उतनी अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी जितना अच्छे से मिक्सिंग उसमें होगी जिसके अंदर जिसका जो पैंदा है वो इस तरीके से कर्व्ड होगा, ताकि अच्छे से प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। ये मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है, मिक्सिंग अच्छे से होती है इसके अंदर, इसके अंदर अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसे ध्यान रखेंगे, दोनों टैंक के अंदर जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। पेज नंबर 204 पे आपको मिल जाएगी पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर। अब इसका डायग्राम की कैसे है, पहले सिंपल स्टील टैंक को देख लेते हैं थोड़ा। सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है इनका। जैसे ये रहा बेटा सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर जो सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे इसकी लेबलिंग, थोड़ा इनकी कैपेसिटी 1000 बोले तो 100 से लेकर 1000 तक लीटर की होती है। ये हम लैब के अंदर काम करने के बाद का सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे लगी हुई है बेटा मोटर। चलो एक डायग्राम में और बना देता हूँ, टाइम तो लगेगा बट कोई ना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बना देते हैं, कोशिश करते हैं बेटा समझने की कि यहाँ पर ये लो भाई, बनेगा तो डायग्राम थोड़ा मुश्किल सही, आप 2x कर लेना जब समझो तो, 2x से। ये बेटा सिंपल स्टील टैंक बना रहे हैं हम, और यहाँ पर एक लास्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको, फिर अगर नहीं बना डायरेक्ट डायग्राम से देखेंगे, एक लास्ट ट्राई। चलो ये बीच में यहाँ बना रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल बन गया। आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बेइज्जती होती रहती बेटा, बेइज्जती का कुछ नहीं होता, मस्त रहो, होने दो, जो थोड़ी बहुत बेइज्जती होती है तो, और बेइज्जती भी उनकी होती है आपको पता है जिनकी, समझ गए होंगे आगे। ये बेटा अगर कंटेनर है स्टेनलेस स्टील का, इसके अंदर ये लगी है बेटा एक रोड, समझ जाइएगा, ये बेटा मोटर, और इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके की लगी है ब्लेड, फ्लैट ब्लेड है बेटा ये इसके अंदर ब्लेडें लगी है, ताकि जब ये रोटेट करे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसी के अंदर यहाँ पर थोड़ी स्पेशलाइज्ड ब्लेड और लगी है, नीचे वालों के कंपैरिजन में थोड़ी अलग है। बेटा ये जो ब्लेड लगी है इन्हें हम कहते हैं फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, मतलब इसका काम होगा अच्छे से मिक्सिंग करने का, इम्पेलर का मतलब है स्टीरिंग करना, स्टीर करना, मिक्स करना, स्टीरिंग करना। बेटा इसके ऊपर ये वाले जो हैं इन्हें कहते हैं हम फोम ब्रेकर। जब यहाँ पे कल्चर मीडियम को हम
डालेंगे तो मिक्सिंग होगी तो कई बार उससे फोम झाग बन जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फोम ब्रेकर। इसी के अंदर बेटा इसके चारों तरफ अगर हम देखें, इसके चारों तरफ आपको यहाँ पर मिलेगी कोल्ड वाटर जैकेट। इसके चारों तरफ हमने कोल्ड वाटर जैकेट बना रखी है। ये तो डायग्राम खतरनाक ही बन गया बेटा, ज्यादा ही राउंड बन गया। यहाँ पर इनके चारों तरफ बेटा ये है कोल्ड वाटर जैकेट। जैसे नाम लिखा है तो काम आप समझ जाओगे, कोल्ड वाटर जैकेट। और इसी के अंदर यहाँ पर एक पोर्ट लगा है जिससे हम कोल्ड वाटर की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि जब ये मिक्स होगा, रोटेट होगा, फिजिकली इसको अंदर से घुमाया जाएगा, तो बेटा इसके अंदर क्या हो सकता है, इसका टेम्परेचर राइज कर सकता है। क्योंकि जब आप मिक्सिंग करोगे तो टेम्परेचर बढ़ सकता है बेटा, यहाँ पर ये रोटेट करेगा मशीन, तो इसके अंदर का कल्चर मीडियम गर्म हो सकता है, तो बैक्टीरिया वगैरह मर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़े नहीं, टेम्परेचर कम बना रहे, ऑप्टिमम बना रहे, उसके लिए यहाँ पर कोल्ड वाटर जैकेट बनाई है, कोल्ड वाटर इसके अंदर डालते रहेंगे। इसी के अंदर यहाँ पर होता बेटा, यहाँ पे पोर्ट है एक जिसका यूज करते हैं फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टीम स्टरलाइजेशन जब कंटेनर के अंदर कल्चर मीडियम डालने से पहले, यूज करने से पहले हम इसको माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री बनाएंगे। यहाँ पर कंटेनर अगर खाली पड़ा है तो अभी ऐसा नहीं कल्चर मीडियम डालेंगे बैक्टीरिया ग्रो करवा देंगे, क्योंकि हो सकता है बेटा कल्चर मीडियम था तो कोई अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, तो उसके लिए पहले अच्छे से इसको वॉश करेंगे, फिर स्टीम स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टीम स्टरलाइजेशन का मतलब हो गया टू मेक टू मेक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इसको बनाएंगे। स्टीम स्टरलाइजेशन, हाई टेम्परेचर स्टीम को इसके अंदर डालेंगे ताकि सारी माइक्रोब, सारे लाइफ खत्म हो जाए इसके अंदर। अभी ये कंटेनर खाली है बेटा, अभी हमने कल्चर मीडियम डाला नहीं है। अभी इसी के अंदर यहाँ पे बेटा एक पोर्ट और होता है, इसको हम एसिड एसिड बेस डालते हैं यहाँ से फॉर पीएच कंट्रोल। टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि जो कल्चर मीडियम है उसकी पीएच चेंज तो नहीं हो रही। अगर पीएच चेंज हो रही है तो यहाँ से एसिड बेस हम डाल सकते हैं ताकि पीएच में कोई चेंज ना हो। यहीं से इसके अंदर पास करते हैं स्टेराइल एयर। स्टेराइल एयर, क्योंकि ग्रोथ करवाएंगे माइक्रोब्स की तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए बेटा। स्टेराइल एयर के लिए यहाँ पे एक पोर्ट होता है। यहीं पर यहाँ पर ये बेटा एक सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट का मतलब है जब ग्रोथ चल रही है, टाइम टू टाइम उसको निकालते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि ग्रोथ प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। अगर ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो, तो टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे सैंपलिंग पोर्ट से। और इसी के साथ यहाँ पर इस कल्चर मीडियम को बाहर निकालने के लिए भी पोर्ट होगा बेटा, या मैं इसको बोल दूं आउटलेट। बाहर निकालने के लिए क्या है, आउटलेट। एनसीईआरटी ने इतना नहीं बताया, बट आपको सारी चीज ध्यान रखनी है बेटा। यहाँ पे ये आउटलेट हो गया। इसके बाद बेटा यहीं पर वैसे जगह थोड़ी सी कम है, बट आप मैनेज करिएगा। यहाँ पर एक पोर्ट और बना दिया हमने, ये है इनलेट।
मतलब यहाँ से न्यूट्रिएंट मीडियम हम ऐड करेंगे। जैसे हमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया, कल्चर मीडियम ऐड किया, तो कल्चर मीडियम को चलो हम ऐड कर रहे हैं। कल्चर मीडियम ऐड कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हमने, ये लो भाई, कल्चर मीडियम, उसको कंप्लीट फिल नहीं किया है हमने। 75% के आसपास इसको कल्चर मीडियम से फिल किया है। ये बेटा कल्चर मीडियम हमने डाल दिया इसके अंदर, और जो सुटेबल कल्चर मीडियम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए था वो हमने यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ जो कल्चर यूज किया है इसे हम कहेंगे कल्चर ब्रोथ। द ब्रोथ टर्म यूज करते हैं फॉर लिक्विड कल्चर मीडियम। लिक्विड कल्चर मीडियम के लिए हम ब्रोथ यूज करते हैं। यहाँ लिक्विड कल्चर मीडियम हमने यूज किया है। जब बेटा ये मोटर मूव करेगी तो फ्लैट ब्लेड इम्पेलर का काम होगा, ताकि इसके अंदर साथ में इनलेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, कल्चर मीडियम और ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेल। इसको लगभग 75% के आसपास फिल कर दिया, और ऑप्टिमम कंडीशन में हमने इसको ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर दी। फ्लैट ब्लेड इम्पेलर की मदद से घूमता रहेगा, ताकि इधर से जो ऑक्सीजन आ रही है प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी होती रहे, ऑक्सीजन पूरे के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर अच्छे से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सके, साथ में कल्चर मीडियम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके और बैक्टीरिया भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके लिए फ्लैट ब्लेड इम्पेलर जब ग्रो करेगा तो कई बार यहाँ पे बेटा फोम बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। उन झाग को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे यूज किए हैं जो फ्लैट ब्लेड इम्पेलर के ऊपर जो ब्लेड लगी हुई है, जिन्हें हमने कहा फोम ब्रेकर। ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता जाएगा, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े तो कोल्ड यूज करेंगे, कोल्ड वाटर जैकेट। इसके अंदर कोल्ड वाटर पास करेंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर यहाँ पर अगर पीएच कोई चेंज हो रही है तो एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है। साथ साथ टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे ग्रोथ कैसी चल रही है, और मैक्सिमम ग्रोथ अगर हो गई उसके बाद हम आउटलेट की मदद से क्या करेंगे, इस कल्चर मीडियम से सभी कंटेंट को बाहर निकाल देंगे बेटा। तो ये कहलाता है सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। समझ में आ गया होगा बेटा। बेस कर्व्ड ही होता है, चाहे सिंपल हो या स्पार्स्ड हो। इसी के साथ एक कंपैरिजन और है बेटा, वो मैं फटाफट बता देता हूँ। इसको एक डायग्राम बना के मैंने समझा दिया पूरा डिटेल में। अगर इसको देखोगे तो ये बेटा स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसी को कहते हैं हम स्पार्जर। स्पार्जर क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस कंटेनर के अंदर कुछ इस तरीके का मान लो आप, तो यहाँ से 2D के अंदर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे फाइन पोर होते हैं बेटा, नोजल लगी होती है, फाइन पोर होते हैं। इससे हाई प्रेशर पर स्टेराइल एयर पास करते हैं, हाई प्रेशर पर स्पीड से पास करते हैं ऑक्सीजन को। और जब इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी तो बहुत सारे बबल्स बनेंगे। स्पार्जिंग का मतलब नॉर्मल क्या होता है, जैसे कभी ना कभी बचपन में आपने जरूर किया होगा, वैसे अभी भी बचपन ही आपका, लेकिन कुछ बड़े हो सकते हैं कि टाइम से पहले मैच्योर हो गए हो। बड़ा आपने बचपन में कभी किया होगा, हो सकता है कोई साइंटिस्ट अभी भी करता हो, आदत नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत मनोरंजन होना भी चाहिए बेटा। कभी आपने देखा हो, कभी कोल्ड कॉफी वगैरह पी हो, या स्ट्रॉ से कभी कुछ आप पी रहे हो, तो आपने सुख शांति से पी लिया, कभी ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत पीने के बाद थोड़ा बहुत बचता है तो चुल मस्ती ही है हमारे अंदर कि हम वापिस फूंक मारते हैं। आपने किया होगा, गुड़ 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 होता है ना, तो वापिस जो फूंक मारते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं बेटा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पार्जिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्ट्रॉ से वापिस फूंक मारना जिससे बुलबुले बनते हैं, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। स्टेराइल एयर हाई प्रेशर से पास कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो ये बबल्स बन गए हैं, बबल्स बन गए हैं छोटे छोटे। और ये बबल्स साथ में यहाँ पे क्या है, ये एजिटेटर लगा हुआ बेटा। एजिटेटर समझ गए होंगे, जो मिक्सिंग कर रहा है। यहाँ पे भी बेटा ये एजिटेटर मोटर, या बोले तो एजिटेटर मिक्सिंग के लिए। और जैसे जैसे ये इनके टच में आता है बेटा, तो साथ साथ में ये बबल्स टूटते रहते हैं। बबल ये टूट रहे हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन बबल बनने की वजह से, ऑक्सीजन की बबल बनने की वजह से ऑक्सीजन के लिए जो ट्रांसफर एरिया है, सरफेस एरिया है बेटा, वो बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ गया तो बेटा ऑक्सीजन ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट सिस्टम है बेटा। इसके अंदर अगर नीचे से इस तरीके बबल बन रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी बेटा इस तरीके से बहुत सारे बबल्स बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं गैस एंट्रेनमेंट जोन या इंट्रैपमेंट जोन। यहाँ पे गैस
फंसी हुई है और यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अच्छा है जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो इसको कहते हैं स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्जर की मदद से, बुलबुलों की मदद से हमने एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करी है। तो सिंपल के कंपैरिजन में इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा एफिशिएंट होती है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था, बॉटम फ्लैट दे रखा है, फ्लैट नहीं होता, कर्व्ड ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इजी कुछ भी नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, कुछ चीजें नहीं छोड़नी है आपको। नेक्स्ट, अब हमने जैसे यहाँ पे ऑप्टिमम ग्रोथ करवा ली, ग्रोथ करवाने के बाद यहाँ इस डायग्राम को एक बार रहने देना, लेबलिंग थोड़ी ऊपर नीचे बेटा। ये टैंक के अंदर ग्रो करवा लिया हमने, यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो बैक्टीरिया की सेल है कल्चर मीडियम के अंदर, उन सेल के अंदर से हमें प्रोडक्ट सेपरेट करना है। कुछ तो कल्चर मीडियम के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ सेल के अंदर, तो सेल को लाइसिस करेंगे, फिर सेल के ब्रेकडाउन से फिर हमारा प्रोडक्ट सेपरेट करेंगे। और ये टेक्निक हम डेवलप कर लेते हैं स्मॉल स्केल लेवल पर। अभी डायरेक्ट बता रहे हैं सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेपरेट करना। मान लो सेपरेट हो गया, प्यूरिफिकेशन लगाएंगे, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे, और अब उसके अंदर सुटेबल टेस्ट के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव, कलर, अलग अलग तरीके के एजेंट मिक्स कर देंगे। मतलब बायोरिएक्टर के बाद, बायोरिएक्टर के अंदर ग्रो करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस प्रोडक्ट को सेपरेट किया, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्यूरिफाई करेंगे। जितना प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालेंगे, कलरिंग एजेंट डालेंगे, फ्लेवर डालेंगे, जिस तरीके का वो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए टेस्ट लगाएंगे बेटा। अगर कोई ड्रग है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स लगाएंगे कि जो प्रोडक्ट बना है वो सही तो बना है, और उसकी डोज रेट क्या होगी, किसके अंदर, किस डोज के अंदर हमें वो प्रोडक्ट देना है, उन सब के लिए क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो बेटा बोले तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट से लेकर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग तक की ये सारी प्रोसेस कलेक्टिवली कहलाती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब है बायोरिएक्टर में ग्रोथ करवाने के बाद बायोरिएक्टर तक की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं अपस्ट्रीमिंग। अब से पहले जब हमने बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर किया था, सेल से डीएनए सेपरेट करना, वेक्टर के से होस्ट में भेजना, उसका ग्रोथ करवाना, ये सारी प्रोसेसिंग कहलाती है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। उसके बाद जो प्रोडक्ट को सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालना, उसके लिए क्वालिटी टेस्ट लगाना, ये सब आते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर, बाद के अंदर जो प्रोसेसिंग है बेटा। और इससे पहले की पूरी प्रोसेस सिलेक्शन करना, पीसीआर से नंबर बढ़ाना, शुरुआत से लेकर लास्ट तक सब अपस्ट्रीम में आता है। तो अभी आ गया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये चारों आएंगे। बट एनसीईआरटी की लाइनें अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर एक दो लाइन लिखी हुई मिलेगी बेटा आपको, वहां पर आपको लाइन मिलेगी, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 200 अपने 5 पे अगर आप देखोगे तो नीचे ही नीचे आपको लाइन मिलेगी बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज का मतलब हो गया बैक्टीरिया को ग्रो करवाना, ये कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी टू मार्केटिंग। कि मार्केटिंग में, मार्केटिंग के लिए रेडी ना हो जाए तब तक की सारी प्रोसेसिंग को हम एक साथ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एनसीईआरटी पहले लिखती है, इंक्लूड है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, दो ही नाम लिख रही है। फिर आगे कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, फिर आगे बोल रही है द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। फिर आगे सच फॉर्मुलेशन हैज अंडरगो थ्रू ए क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर कोई ड्रग है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल चलेगा। आगे स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, हर एक प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग चलेगी बेटा। द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि मतलब जो सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, कैसे प्रिजर्वेटिव आप ऐड करोगे, उन सब बोले डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, और उनके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो हम लगा रहे हैं ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, कि मतलब हम किस तरीके के टेस्ट लगाने वाले हैं, यहाँ पर किस तरीके के टेस्ट करने वाले हैं। जैसे मान लो तो स्किन का प्रोडक्ट है तो बेटा स्किन पे अप्लाई करके देखेंगे, खाने का प्रोडक्ट है तो खा के देखेंगे कि कितना खा सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई स्किन का प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कहने का मतलब है खाओगे, हमें नहीं पता क्या होगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, आए तब ध्यान रखना है, अगर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर काउंट करना हो तो ये सारे के सारे चारों के चारों काउंट करना है जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट,
प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। अब अगर बेटा चारों आ जाए तो चारों ही काउंट करना है सबको, बट इनमें से कोई एक टिक करना आ जाए कि ये चार जो ऑप्शन है यही मान लो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था और ये चारों ऑप्शन है इसके, कौन कौन से ऑप्शन है? बोले तो पहला ऑप्शन हो गया बेटा प्यूरिफिकेशन सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा प्यूरिफिकेशन प्रिजर्वेटिव क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। इनमें से कौन सा है जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं हटाना पड़े तो आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को हटा दोगे। एनसीईआरटी ने इसको अलग से मेंशन किया इसीलिए काउंट करना पड़े कि कौन कौन से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग है तो सारे के सारे ही है। एक हटाना पड़ेगा तो किसे हटाएंगे हम? क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग को हटाएंगे, अदरवाइज सारे काउंट करेंगे जब भी काउंटिंग करनी आएगी तो। क्लियर है? बस एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कौन सा नहीं है उस केस में हटाएंगे। उसके बाद बेटा मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये डाउन स्ट्रीमिंग का पार्ट है नहीं है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगा लिया, अब अच्छे से क्या करेंगे? पैकेजिंग करेंगे प्रोडक्ट की और अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, एक सुंदर सी एमआर को हायर करेंगे ताकि लोगों को वो इसके बारे में बताए, उसकी मार्केटिंग करे और मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट आगे जाए। तो ये सारी सारी प्रोसेस होगी बेटा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। शायद आपको क्लियर होगा बेटा। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ पे कल्चर सिस्टम दो प्रकार के यूज कर सकते हैं बेटा। एक तो होता है बैच कल्चर, एक है बैच कल्चर सिस्टम, एक है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। बैच कल्चर सिस्टम सिंपल है बेटा, एक बार पूरा कंटेनर भरो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट डालो, बैक्टीरिया को डालो और तब तक छोड़ दो जब तक मैक्सिमम ग्रोथ ना हो जाए। जैसे ही मैक्सिमम ग्रोथ हो जाए, लग रहा है इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, पूरा का पूरा कंटेनर खाली करो, पूरा प्रोडक्ट सेपरेट करो, कंटेनर खाली, साफ करो, स्टेलाइज करो, दोबारा यूज करो। अब फ्रेश मीडियम डालो, दोबारा बैक्टीरिया ग्रो करवाओ, पूरा कंटेनर एक साथ ग्रोथ करवाओ, ये कहलाता है बैच कल्चर, एक एक करके ग्रोथ करवाना। एक है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में एक साइड से तो हम फ्रेश मीडियम ऐड करते रहते हैं, जब ग्रोथ चलती रहेगी बैक्टीरिया और इनकी, तो यहाँ दूसरे साइड से हम क्या करते रहेंगे बेटा? दूसरी साइड से जो मीडियम यूज हो गया उसको निकालते रहेंगे। डायग्राम छोड़ो आप, तो सिंपल याद रखना, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर एक तरफ से कल्चर फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे, दूसरी तरफ से जो ग्रोथ होगी उसको हटाते रहेंगे, निकालते रहेंगे, बैक्टीरिया भी निकालते रहेंगे, प्रोडक्ट सेपरेट करते रहेंगे। मान लो 50% हमने निकाला तो 50% नया फ्रेश कल्चर ऐड कर दिया, तो बैक्टीरिया के लिए वापस जगह बच गई ना, अब अच्छे से ग्रोथ करेगा। फिर हमने 30% यूज कर लिया, 30% ऐड कर दिया, ये कहलाता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। यहाँ पर सेल कंटिन्यूअस मोस्ट फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव स्टेज में बनी रहेगी, बोले तो एक्सपोनेंशियल स्टेज, जे शेप ग्रोथ करवाएगा बेटा फटाफट। ये आप पढ़ चुके हो, आपको आता है। इनिशियली जो बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम नया है, एरिया नया है, तो स्लो ग्रोथ होगी, लैग फेज, एडेप्टेशन हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। लेकिन बैच कल्चर की बात करें तो ये पहले स्टेशनरी फेज में आएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक रहा तो डिक्लाइनिंग स्टेज चला जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा। लेकिन बेटा हम कंटिन्यूअस कल्चर की बात करेंगे तो वहां पे जो ग्राफ आएगा, वहां पे ग्राफ आएगा जे शेप। एक्सपोनेंशियल स्टेज को हम फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज कहते हैं बेटा, केवल जे शेप बना रहेगा क्योंकि हम फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हैं, पुराना निकाल रहे हैं, फ्रेश ऐड कर रहे हैं, मतलब रहना और खाना अनलिमिटेड रख रहे हैं, तो जे शेप ग्रोथ करो बनेगा। तो लॉग जो फेज है वो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कहलाती है बेटा। शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने सारे लेक्चर देख लिए कि नहीं देखे, क्योंकि अगर आप रिप्लाई करेंगे इसका मतलब है आप लास्ट तक यहाँ तक पहुंचे हो। कोशिश करिएगा बेटा, फिक्स है 10 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन का काम हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दोनों यूनिट अपन पूरी करेंगे बेटा। और कोशिश करता हूँ मैं री नीट से पहले पहले ये दोनों चैप्टर, एक तो हो गया, एक और करवा देंगे। अभी मैं थोड़ा सा, जैसे आज लगभग आधे घंटे का लेक्चर हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर करके दूसरा चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे ताकि री नीट का बच्चा भी कोई देख रहा हो तो 10 क्वेश्चन आराम से सही हो सके। क्लियर है बेटा? बताइएगा आप कमेंट करके कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।